नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लास में। उत्तराखंड में नदी तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो कल हमने सरयू नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था, यमुना नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था, गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों काली नदी तंत्र के बारे में। तो आज हम काली नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। कल 2 नदी तंत्र हमने पहले ही पढ़ा चुके हैं आपको और आज हम तीसरा नदी तंत्र पढ़ा रहे हैं आपको। तो ये 2 नदी तंत्र पढ़ने के बाद जब हम तीसरा नदी तंत्र पढ़ते हैं दोस्तों, एक बड़ी ही कॉमन सी बात है इनमें ध्यान देने की कि अभी तक हमने जो यमुना नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, ये 2 नदी तंत्र पढ़े थे, ये दोनों नदी तंत्र गढ़वाल एरिया में हैं। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं काली नदी तंत्र, ये पूरा का पूरा जो है कुमाऊं क्षेत्र में है। तो कुमाऊं क्षेत्र में काली नदी तंत्र फैला हुआ है, इसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। काली नदी जो है वो उत्तराखंड की या फिर कह लीजिए कुमाऊं की या गढ़वाल पूरे उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी नदी है और सबसे बड़ी नदी भी है, सबसे बड़ा नदी तंत्र भी है। चाहे वो आप लंबाई के हिसाब से कहिए या क्षेत्रफल के हिसाब से कहिए, यह सबसे बड़ा नदी तंत्र है और इसका नाम है काली नदी तंत्र। तो काली नदी तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे आज। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा, जो काली नदी है वह मुख्यतः आप अगर उत्तराखंड के मैप में देखें तो इस प्रकार से ढलान से है, लेकिन काली नदी में का जो स्वरूप है वह कुमाऊं में इस प्रकार से फैला हुआ है कि लगभग सारी नदियां उसके अंतर्गत आ जाती हैं। किस प्रकार से वो आती हैं वो आज हम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको डायग्राम से बताने की कोशिश करता हूं कि काली नदी को हम कैसे समझेंगे। देखिए दोस्तों, काली नदी इस तरीके से बिल्कुल ढाल पर आने वाली एक नदी है। काली नदी का जो उद्गम हुआ है वह लिपुलेख ग्लेशियर या वहाँ पर काला पानी भी कहा जाता है, ब्यास आश्रम भी उसे कहा जाता है। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए तो काला पानी यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, लिपुलेख, काला पानी, ब्यास आश्रम। पिथौरागढ़ में आप ऐसे समझ लीजिए, पिथौरागढ़ में काला पानी नामक स्थान पर से ये नदी निकलती है, लिपुलेख ग्लेशियर में स्थित है कोई यह स्थान काला पानी। तो यहाँ से काली नदी निकलती है। अगर आप उत्तराखंड के मैप में भी देखोगे दोस्तों तो सीधे बिल्कुल एक ढलान टाइप का ये दिखता है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो नदी है मुख्यतः काला पानी से उत्तराखंड में टनकपुर तक बहती है, ठीक है। तो टनकपुर तक ये नदी बहती है। 253 किलोमीटर ये नदी है, या कहीं कहीं 252 भी दिया रहता है, 52-53 एक ही बात है, उसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होने का है। तो लेकिन लिपुलेख ग्लेशियर से जब ये नदी निकलती है तो एक तो सीधे सीधे हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कि लिपुलेख से टनकपुर तक बहती है काली नदी सीधे। लेकिन होता क्या है कि काली नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, उनमें सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो है आपकी सरयू नदी। अब सरयू नदी को कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि काली नदी पवित्र नदी नहीं है, मतलब काली नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ता है, क्योंकि काली नदी को श्यामा नदी भी कहा जाता है, श्याम नदी भी कहा जाता है, बहुत सारे इसके नाम हैं। कई कारण इसके हैं कि जिससे कि काली नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ता है। अच्छा, एक कारण ये भी है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि काली नदी का जो क्षेत्र है उस दौरान कोई भी मंदिर इत्यादि नहीं है। वो इसलिए क्योंकि बड़े ही घने और ख़तरनाक जंगलों से होकर के यह नदी चंपावत ज़िले में आती है और फिर इस प्रकार से इस क्षेत्र से, ऐसे क्षेत्र से गुजरती है जिसके किनारे कोई इस टाइप से कोई धार्मिक स्थल नहीं है। एक और दूसरा यह है कि पानी इसका काला दिखाई देता है। वो काला ऐसा तो है नहीं कि काला पानी होगा, लेकिन वो प्रकृति के एक प्रकार से रंग आकार के कारण वो पानी ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि नीचे काली मिट्टी होगी या फिर पेड़ों की, जंगलों की छाँव होगी जिसकी वजह से काला पानी होता है और उसको एक तरीके से अशुभ माना जाता है और वह उसका जो जल होता है वो नदियों को, देवताओं को नहीं चढ़ता है। एक और कारण है, कहावत है कि काली गयो और भालू खयो, कि अगर काली नदी के आसपास आप जाओगे तो भालू आपको खा देगा। तो इस प्रकार से भी बहुत सारी कहावतें हैं। काली नदी जब हम पढ़ते हैं दोस्तों, पहले डायग्राम से समझिए, उसके बाद हम आगे आपको लिखाएंगे भी। जहाँ से काली नदी का उद्गम हुआ है, थोड़ा सा ये चित्र इस प्रकार से बना हुआ है दोस्तों। काली नदी जहाँ से उद्गम हुई है इस प्रकार से समझिए, काला पानी यहीं पर दोस्तों पिथौरागढ़ में काला पानी जो स्थान है, यह जो स्थान है ये बिल्कुल इस तरफ नेपाल है इसके।
तो कई बार तो नेपाल और भारत में इस स्थान के लिए विवाद भी हुआ है। यह लिपुलेख ग्लेशियर में स्थित है। सभी जानते हैं लिपुलेख ग्लेशियर कहाँ है, भाई पिथौरागढ़ में है। लिपुलेख दर्रा भी बोलते हैं, लिपुलेख ग्लेशियर भी कह सकते हो, एक ही बात है। तो लिपुलेख के पास में काला पानी, वहीं पर व्यास आश्रम है दोस्तों, वहाँ से ये नदी निकली हुई है। तो जब ये नदी निकलती है तो सबसे पहले इसमें जो इसकी सहायक नदी मिलती है उस नदी का नाम है कुंठी आंठी नदी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी नोट नहीं करना है, आगे आपको मैं नोट कराऊंगा। कुंठी आंठी नदी इसमें सबसे पहले मिलती है। तो एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि काली नदी में मिलने वाली पूर्व की सबसे पहली नदी कौन सी है, तो वह है कुंठी आंठी नदी। उसके बाद वहीं पर ये कुंठी आंठी नदी मिल जाती है। उसके बाद अगली नदी जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है पूर्वी धौली गंगा नदी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पश्चिमी धौली गंगा है, वो धौली गंगा कहाँ है, हमारी चमोली में है, लेकिन ये पूर्वी धौली गंगा नदी है और यह पिथौरागढ़ में मिलती है। और कहाँ से निकली अभी मैं आपको बताऊंगा, गोवानखना ग्लेशियर से निकलती है। अभी यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैंने नीचे आपको मेंशन करा दूंगा। दो नदियाँ हो गई। खेला नामक स्थान पे यह काली में मिल जाती है। ओके, अभी नोट नहीं करना है, आगे नोट करोगे, अभी केवल समझिए। तीसरी जो नदी है दोस्तों, उस नदी का नाम है गौरी गंगा नदी। गौरी गंगा नदी जौलजीवी नामक स्थान पर काली गंगा में या काली नदी में मिल जाती है। तो इसीलिए कहते हैं गौरी गंगा और काली गंगा का संगम कहाँ पे हुआ, तो आंसर होगा जौलजीवी। तो दोस्तों गौरी गंगा कहाँ से निकलती है, मिलम ग्लेशियर से, अभी पढ़ेंगे हम। तो अभी हमने क्या देखा दोस्तों, अभी तक हमने ये देखा कुंठी आंटी नदी, पूर्वी धौली गंगा नदी और गौरी गंगा, तीन इसकी सहायक नदियाँ हैं जो कि मुख्य सहायक नदियाँ हैं। और भी सहायक नदियाँ हैं, भी हम पढ़ेंगे। मुख्य तीन सहायक नदियाँ हैं जो कि काली नदी में आकर के मिल गई और उसके जल के जो प्रवाह है उसको बढ़ा दिया। ध्यान से दीजिए, समझिएगा कि किस प्रकार से तीन नदियाँ, छोटी नदियाँ बड़ी नदी में मिल गई और आपकी काली नदी बढ़ते हुए आगे आ गई। जब दोस्तों काली नदी इस प्रकार से बढ़ते हुए पंचेश्वर नामक स्थान पर आते हैं। अब पंचेश्वर में पंचेश्वर डैम बनाने की बात की जा रही है। पंचेश्वर नामक स्थान कहाँ है, चंपावत में है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कुमाऊँ की दूसरी एक बड़ी नदी है दोस्तों, उसका नाम है सरयू नदी। सरयू नदी पंचेश्वर में काली के साथ मिल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा किस स्थान पर काली और सरयू का संगम होता है, तो दोस्तों वह है पंचेश्वर। और सरयू नदी को कुमाऊँ की गंगा भी कहा जाता है। कुमाऊँ की पवित्र नदी मानी जाती है सरयू नदी। क्यों, क्योंकि बागेश्वर से होते हुए जाती है। बागेश्वर सरयू और गोमती नदी के संगम पर ही स्थित है, बड़ा ही पवित्र उसको माना जाता है। उसके बाद दोस्तों पंचेश्वर से जब आगे ये नदी निकलती है, भाई बड़ी नदी है, टनकपुर जाके इसका नाम जो है बदल जाता है और फिर इसको जाना जाता है शारदा नदी के नाम से। और शारदा नदी के नाम से यह नदी नेपाल की ओर चली जाती है। तो ये तो अभी आपने खाली एक पहलू समझा किसका, काली नदी का। लेकिन दोस्तों काली की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, वो है सरयू नदी। इस प्रकार से मैंने चित्र बना रखा है आपके लिए, देखिए ध्यान से, ये ठीक है। अब जो ये सरयू नदी है ये कहाँ से निकलती है, हमें ये भी समझना है। सरयू नदी का जो उद्गम हुआ है दोस्तों, वह हुआ है सरमूल की पहाड़ी से। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, सरमूल की पहाड़ी कहाँ है, बागेश्वर के ऊपर। तो सरमूल की पहाड़ी बागेश्वर से सरयू नदी का उद्गम होता है और वहाँ पर एक स्थान है दोस्तों झुंडी। अभी मैं आपको नीचे लिखाऊंगा, अभी केवल आप समझिए। तो झुंडी नामक स्थान से ये सरयू नदी निकली और बागेश्वर में दोस्तों एक तरफ गोमती नदी आती है। इस प्रकार से गोमती और सरयू के संगम पर मेला भी लगता है बागनाथ मंदिर के किनारे। तो बागेश्वर शहर जो है इन दो नदियों के संगम पर स्थित है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, फिर धीरे धीरे आगे चल के, अब मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, ये गोमती नदी जो है ये कहाँ से निकली, डेबरा श्रेणी से, अभी मैं आपको बताऊंगा। गोमती नदी के किनारे ही हमारा बैजनाथ नामक स्थान है स्थित है, ठीक है। तो वो इस तरफ कहीं बैजनाथ यहाँ होगा, तो बैजनाथ से ये होते हुए नदी कहाँ जाती है, बागेश्वर में। बागेश्वर में सरयू और गोमती का संगम हो जाता है। उसके बाद अल्मोड़ा ज़िले में आती है हमारी सरयू नदी। तो यहाँ पर काकरी घाट नामक स्थान पर, आपको पता ही होगा, काकरी घाट आपने सुना होगा। काकरी घाट नामक स्थान पर क्या होता है दोस्तों, पनार नदी इसमें मिल जाती है। किसमें, सरयू नदी में। तो एक सहायक नदी हो गई पनार नदी, किसकी, सरयू की। अब सरयू किसकी सहायक नदी है, काली की, समझना है अच्छे से। उसके बाद दोस्तों जब ये सरयू नदी अल्मोड़ा ज़िले से आगे
पिथौरागढ़ ज़िले में पहुंचती है। तो पिथौरागढ़ ज़िले में इसमें मुख्य नदी जो कुमाऊं की बड़ी फेमस नदी मानी जाती है वो इसमें मिलती है, और उस नदी का नाम है पूर्वी रामगंगा। दोस्तों एक है पश्चिमी रामगंगा, एक है पूर्वी रामगंगा, दोनों में बहुत अंतर है। तो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ पूर्वी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा कौन सी है दोस्तों? जो दूधाधौली के पठार से निकलती है, पूरे गढ़वाल से निकलते हुए कुमाऊं होते हुए गढ़वाल से। लेकिन हम बात यहाँ पर कर रहे हैं पूर्वी रामगंगा की। पूर्वी रामगंगा नदी जो है दोस्तों, अभी केवल समझिए आप, पॉन्टिंग ग्लेशियर से निकलती है पिथौरागढ़ की, और रामेश्वर नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है? सरयू में। बहुत इंपॉर्टेंट। तो ध्यान देने की बात क्या है दोस्तों, कभी भी पूछा जाएगा कि गौरी गंगा नदी कहाँ से निकलती है? मिलम ग्लेशियर से जौलजीबी तक है पॉन्टिंग। और दूसरा जो आपका पूर्वी रामगंगा नदी है दोस्तों, वो पॉन्टिंग ग्लेशियर से निकलती है और कहाँ तक बहती है? रामेश्वर नामक स्थान तक, और रामेश्वर में वो सरयू में मिल जाती है। और फिर इस प्रकार से सरयू नदी बहुत सारा पानी लेकर के चंपावत आती है, पंचेश्वर में काली से मिल जाती है। ये तो एक डायग्राम था दोस्तों। अब यही चीज़ें मैंने नीचे मेंशन करके अब आपको नोट्स यहाँ से बनाने हैं, ठीक है। काली नदी का उद्गम काला पानी लिपुलेख से टनकपुर तक है, यानी काली नदी कहाँ से कहाँ तक है? लिपुलेख से टनकपुर, 252 किलोमीटर। यहाँ मेंशन भी कर रखा है मैंने, तो मैं बता रहा था कहीं 252 कहीं 253 लिखा होता है, कोई कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, 252 सही है। स्कंद पुराण में इसे श्यामा नदी भी कहा गया है, बिल्कुल कहा गया है। अब इसकी जो सहायक नदियाँ हैं दोस्तों, कुंठी आंटी नदी है, वो कहा सबसे पहली सहायक नदी। देखो मैंने आपको ऊपर बताया था ना, यही चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ऊपर आप देख करके चित्र बना सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको नोट करना है, ठीक है। तो कुंठी आंटी नदी कहाँ से निकली? जैक्सर श्रेणी से निकली। जैक्सर श्रेणी कहाँ है? तिब्बत से लगा हुआ जो क्षेत्र है, जैक्सर श्रेणी से निकली। और इसकी भी कुछ सहायक नदियाँ हैं। किसकी? कुंठी आंटी की। क्योंकि कभी एग्जाम में आप सोचोगे कि कुंठी आंटी, और वो उससे भी बेहतर पूछ लेगा। तो कुंठी आंटी की भी कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे एक नदी का नाम है दोस्तों संगचुगना नदी, और दूसरी नदी है थुमका नदी। तो एग्जाम में कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए थुमका नदी किसकी सहायक नदी है, तो दोस्तों वो है कुंठी आंटी नदी की। और कुंठी आंटी किसकी सहायक नदी है? काली की। अगर कुंठी आंटी ऑप्शन में न हो तो फिर हम काली को सही करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कुंठी आंटी नदी पहली सहायक नदी है, जैक्सर श्रेणी से निकली, और वहीं पर जहाँ पर से काली नदी निकली हुई है, लिपुलेख के पास में ही काली में मिल जाती है। और ये पहली सहायक नदी है किसकी? काली की। और इसकी भी कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे संगचुगना नदी या थुमका नदी। उसके बाद दूसरी सहायक नदी है दोस्तों पूर्वी धौली गंगा नदी। पूर्वी धौली गंगा नदी मैंने ऊपर आपको बताया था गोवान खना ग्लेशियर से निकली। मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है गोवान खना ग्लेशियर, एग्जाम में आ सकता है गोवान खना ग्लेशियर कहाँ है। और दोस्तों पिथौरागढ़ में खेला में मेला भी लगता है बड़ा फेमस। खेला नामक स्थान पर श्याल पंथ एक जगह है। खेला नामक स्थान पर, श्याल पंथ नामक स्थान पर जो है यह मिल जाती है। यानी सीधे सीधे गोवान खना ग्लेशियर से खेला श्याल पंथ तक ये नदी बहती है, पूर्वी धौली गंगा, वहाँ पर ये काली नदी में मिल जाएगी। लेकिन इसकी भी कुछ सहायक नदियाँ हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। उनका नाम क्या है? पहले दारमा, नान दारमा, सेलायांगटी आदि। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि दारमा, नान दारमा व सेलायांगटी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो आंसर होगा दोस्तों पूर्वी धौली गंगा। और ये दोस्तों वही धौली गंगा नदी है जिस पर धौली गंगा पावर प्लांट है, एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है वहाँ पर। कहाँ? धारचूला नामक स्थान पर, जो एक कटवाल टेक्निक से अंदर ही अंदर एक सुरंग बनी हुई है ज़मीन के अंदर, और वहाँ से बिजली उत्पादन होता है, ठीक है। तीसरी नदी जो मैंने बताई थी वो है गौरी गंगा नदी। देखिए मैंने वहाँ कहा था ना नोट्स मत बनाना, यहाँ नोट्स आपको बनाना है। गौरी गंगा नदी मिलम ग्लेशियर से जौलजीबी तक बहती है, और इसकी भी सहायक नदियाँ हैं दो, सुनकल्पा, रालम और रमलगाड़। तीनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। चलिए उसके बाद अगली सहायक नदी आई दोस्तों सरयू नदी। अब आपको कठिन लगता है दोस्तों, कठिन है क्या ये बताइए? कुछ भी कठिन नहीं है। देखिए ध्यान से, ये काली नदी थी, पहले कुंठी आंटी नदी मिली, फिर आपका कुंठी आंटी के बाद हमने देखा कि पूर्वी धौली गंगा मिली, फिर जो है हमारी गौरी गंगा मिल गई, अब देखो सरयू मिल गई। लेकिन सरयू बड़ी नदी है, इसको ज़रा अच्छे से समझना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सरयू बताया था कुमाऊं में, ये भी अपने आप में एक तंत्र है, ठीक है। आप काली तंत्र को सरयू तंत्र भी बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन काली नदी बड़ी है इसलिए काली तंत्र कहा जाता है। सरयू नदी सरमूल की पहाड़ी बागेश्वर ब्रैकेट में लिखा है झुंडी नामक स्थान से निकलती है। और दोस्तों ये झुंडी नामक स्थान से निकलती है, लेकिन कहाँ से? सरमूल की
पहाड़ी से। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? बागेश्वर में सरयू और गोमती नदी का संगम होता है, अभी बताया था। और गोमती नदी निकली कहाँ से? डेबरा श्रेणी बागेश्वर से, डेबरा श्रेणी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगली नदी मैंने पनार नदी बताई थी। पनार नदी काकरी घाट नामक स्थान पर सरयू में मिल जाती है। उसके बाद अगली मैंने सरयू की सहायक नदी बताई थी पूर्वी रामगंगा नदी। दोस्तों इसको जिसने नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए आपको कुमाऊं के नदियों के बारे में कुछ पता ही नहीं है इसका मतलब। ठीक है, आपको परीक्षा वाणी में भी इसको पढ़ना है। और दोस्तों सिंपल सी चीज़ है, पॉन्टिंग ग्लेशियर, पॉन्टिंग, रालम, मिलम, ये सब ग्लेशियर कहाँ है? पिथौरागढ़ में। तो पॉन्टिंग ग्लेशियर से ये नदी निकली और रामेश्वर नामक स्थान पर सरयू में मिल जाती है। सिंपल सी बात है दोस्तों। देखिए इस प्रकार से सरयू नदी जा रही थी, पॉन्टिंग ग्लेशियर से एक छोटी नदी इसमें आई, उसका नाम क्या है? पूर्वी रामगंगा। लेकिन दोस्तों इस पूर्वी रामगंगा का कुमाऊं में बहुत महत्व है। ठीक है, खास तौर पर पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में इस पर जो है एक शमशान घाट भी बड़ा ही फेमस है, जहाँ पर कि बड़ा ही उत्तम माना जाता है जहाँ पर दाह संस्कार करना। जैसे आपको बताऊं, कुमाऊं में हल्द्वानी में रानी बाग नामक स्थान पर जो नदी है, उस नदी में क्या है कि बड़ा ही पवित्र मानते हैं। गौला नदी के किनारे जितनी भी चिताएं लगाई जाती हैं तो शवों का दाह किया जाता है, तो बड़ा पवित्र माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से पिथौरागढ़ में रामगंगा नदी है, लेकिन ध्यान दीजिए पूर्वी रामगंगा है, पश्चिमी रामगंगा नहीं। दो नदियां हैं, पूर्वी रामगंगा, एक पश्चिमी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा भी आगे आपको पढ़ाऊंगा, समझ में आ जाएगा। इस प्रकार सरयू नदी आगे बढ़ते हुए चंपावत के पंचेश्वर नामक स्थान पर काली नदी में मिल जाती है। यह काली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, पंचेश्वर के बाद काली नदी टनकपुर में स्थित बीरमदेव मंडी नामक स्थान से शारदा के नाम से जानी जाती है। यह राज्य की सबसे लंबी नदी है। कल मैंने आपको रामपुर मंडी बताया था दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ बीरमदेव मंडी के बारे में। ठीक है, तो बीरमदेव मंडी कहाँ पे है? यह स्थान चंपावत में है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पश्चिमी रामगंगा नदी के बारे में। ठीक है, काली तंत्र हमने पूरा पढ़ लिया। पश्चिमी रामगंगा एक अपने आप में एक उपतंत्र है, इसके बारे में पढ़ते हैं। पश्चिमी रामगंगा नदी का एक और नाम है दोस्तों रथवाहिनी नदी भी इसको कहा जाता है। इस नदी का उद्गम दूधातौली के पठार से हुआ है। अब दोस्तों दूधातौली का जो पठार है सबसे बड़ा पठार है हमारे उत्तराखंड में। इसको उत्तराखंड का पामीर या उत्तराखंड की छत भी कहा जाता है। 3 जिलों में यह है, पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा। दूधातौली के पठार से हुआ है। यह नदी चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल और पौड़ी में होते हुए कालागढ़ बांध तक बहती है। तो दोस्तों दूधातौली से ये नदी निकली और कालागढ़ बांध में समा जाती है। वास्तव में जो रामगंगा नदी है वो इसी को कहा जाता है, लेकिन इसका अगर नाम पूछा जाएगा तो होगा पश्चिमी रामगंगा। अगर खाली रामगंगा कहीं लिखा हुआ मिले आपको तो यही नदी है, लेकिन अगर पूर्वी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा लिख दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं। पूर्वी मतलब पिथौरागढ़ में जो है, और पश्चिमी मतलब जो है जो आपका चमोली के पास में गैरसैंण के नामक स्थान पर से निकलती है, यानी आप सीधे सीधे के लिए दूधातौली के पठार से निकलती है। अगला दोस्तों कोशी नदी। कोशी नदी का एक और नाम है दोस्तों कोशिला नदी भी कहा जाता है इसे। कौसानी के बागेश्वर से इसका उद्गम हुआ है और बागेश्वर से कौसानी बागेश्वर से सुल्तानपुर उधम सिंह नगर तक यह नदी बहती है। कुमाऊं में इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दाबका नदी नैनीताल के गर्म पानी से निकलती है बाजपुर तक। उसके बाद है छोटी सी नदी बाकरा नदी, नैनीताल से खानपुर तक, उधम सिंह नगर तक। गौला नदी या गार्गी नदी भी इसको कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहाड़ पानी नैनीताल से निकलती है उधम सिंह नगर के किच्छा तक। फिर अगली नदी है दोस्तों देओहा नदी। देओहा नदी नैनीताल से निकलती है, उधम सिंह नगर तक बहती है। नंदौर नदी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, क्योंकि नंदौर वन्यजीव अभयारण्य इसी के किनारे है, उधम सिंह नगर में, जहाँ मैं रहता हूँ उसके थोड़ा सा पास में है। चोरगलिया नैनीताल से निकलती है और नानक सागर नानकमत्ता तक जाती है, यानी थोड़ा सा। नयार नदी उसके बाद है दोस्तों। अभी हमने पनार पढ़ा था पहले, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं नयार। दूधातौली के पास में जखमोली धार से ये नदी निकलती है और सतपुली पौड़ी तक जो है बहती है। फूल चट्टी नामक स्थान पर यह गंगा नदी में मिल जाती है नयार नदी। ठीक है दोस्तों, नयार भी दो हैं, एक पश्चिमी नयार एक जो है और पूर्वी नयार, 2 नयार हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
झील और ताल उत्तराखंड, ये तो नदियों के बारे में हमने पढ़ा था। और दोस्तों एक चीज़ आपको और बताऊंगा, आपको ये नदियाँ कहाँ से कहाँ तक बहती हैं ये तो पता होना ही चाहिए, लेकिन कम से कम आपको उत्तराखंड के कम से कम शुरू के 4-5 नदियों की लंबाई भी पता होनी चाहिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे लंबी नदी है वो है काली नदी। ओके, काली नदी की लंबाई हमने पढ़ा था 252 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर दोस्तों भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी 205 किलोमीटर है। उसके बाद अलकनंदा नदी है, वह 195 किलोमीटर है। ठीक है, फिर हमारी अलकनंदा के बाद पश्चिमी रामगंगा होती है, कोशी होती है। तो इस प्रकार से आप बुक में भी देख सकते हो, बहुत बड़ी ये लिस्ट दे रखी है। कोशिश कीजिएगा कि कुछ नदियों की आपको लंबाई भी पता होनी चाहिए। तो उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं झील एवं ताल की, क्योंकि जहाँ नदी पढ़ेंगे तो झील एवं ताल भी पढ़ना बनता है। और दोस्तों हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, लेकिन इतना बता दूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये परीक्षा वाणी से बाहर बिल्कुल भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो परीक्षा वाणी में है उसी को हमने बढ़िया तरीके से मेंशन कर रखा है। तो दोस्तों कुमाऊं में जो झीलें होती हैं वो हिमानी प्रकार की झील पाई जाती है। मैं आपको बता दूं भारत में अलग अलग प्रकार की झीलें होती हैं, लेकिन उत्तराखंड में जो झीलें हैं उनको हिमानी प्रकार की यानी ग्लेशियर प्रकार की झीलें कहा जाता है। और इन झीलों को 2 भागों में हम बांटते हैं, कुमाऊं की झीलें और गढ़वाल की झीलें। कुमाऊं की झीलों में सबसे पहले हम नैनीताल के बारे में पढ़ते हैं। नैनीताल को ऋषि सरोवर भी कहा जाता है। स्कंद पुराण में इसको क्या कहा गया है? ऋषि सरोवर या त्रिऋषि सरोवर, एक ही बात है। इसकी समुद्र सतह से ऊंचाई कितनी है? 1937 या फिर 38, एक ही बात है, मीटर। ओके, फीट नहीं होगा दोस्तों, मीटर होगा, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों अब आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। जो नैनीताल झील है वो 7 पहाड़ियों से घिरी हुई झील है। अब वो 7 पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं वो आपको पता होनी चाहिए। पहली पहाड़ी का नाम है आयरपात पर्वत, दूसरा है दोस्तों देवपात पर्वत, तीसरा है हांडीवादी पर्वत, चौथा है आलम सरिया कांटा पर्वत, पांचवा है शेर का डांडा पर्वत, छठा है चीना पीक, इसको चाइना पीक भी कहते हैं, सातवां है स्नो व्यू। अब दोस्तों इसमें से आधी तो जानकारी हर किसी को होती है, जैसे स्नो व्यू हर कोई समझता है, चाइना पीक हर किसी को पता होता है, शेर का डांडा हर किसी को पता होता है कि नैनीताल में है, ये पहाड़ी का नाम है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, अगर एकदम से एग्जाम आ जाए आयरपात पर्वत कहाँ है या देवपात पर्वत कहाँ है, तो दोस्तों एकदम से अगर ये एग्जाम में आ गया तो आप चौंक जाओगे, आप गलती से उत्तरकाशी लिख दोगे, हो सकता है चमोली लिख दोगे, क्योंकि पिछले वर्ष क्वेश्चन आया था कि एबट माउंट पर्वत कहाँ है, एबट माउंट। तो एबट माउंट पर्वत जो है दोस्तों छोटा सा पर्वत है, यह है चंपावत में। ठीक, तो उसी प्रकार से वो आयरपात पूछ लेगा, देवपात पूछ लेगा, आप कंफ्यूज हो। दोस्तों हम पढ़ते सब हैं, परीक्षा वाणी में यह है। और आप लोग आप देखिए, आपने पढ़ा, सबने परीक्षा वाणी बुक पढ़ी होगी। जिन लोगों को आज पहली बार पता चला, जिनको पता है तो बहुत अच्छी बात है कि आयरपात, देवपात, आलमसरिया कांटा, हांडीवादी, ये जिसने पहली बार सुना तो वो मेरे को मैसेज करके कमेंट करके ज़रूर बताएगा, क्योंकि दोस्तों जब हम डिस्कस करते हैं किसी पॉइंट को तभी हम सीख भी पाते हैं। दरअसल एग्ज़ाम में मेरा जो अपना अनुभव है, पिछले 10 सालों का अपना अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। समूह गो के एग्ज़ाम में क्वेश्चन वही गलत होता है जो हमने कभी सुना ही नहीं होता है। अगर हमने क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा भी समझा होगा, जैसे कुली बेगार सबको पता था, लेकिन कुली बर्दायश, कुली उतार बहुत कम लोगों को पता था, और वही एग्जाम में कुली बर्दायश आ गया था। तो होता क्या है कि हमको स्नो व्यू सबको पता होता है, चाइना पीक सबको पता, शेर का डांडा भी पता होता है, लेकिन एकदम से आयरपात, देवपात ये पूछ लेगा तो अब आप तभी सही कर पाते हैं जब हल्का सा भी आपने एक बार पढ़ा होगा, तो वहाँ क्वेश्चन गलत नहीं हो। या आपके माइंड में ये होना चाहिए कि 7 पर्वत वहाँ पे हैं। ठीक है, तो दोस्तों एकदम से एग्जाम में आ जाएगा आयरपात पर्वत कहाँ है, देवपात पर्वत कहाँ है। सबसे इंपॉर्टेंट इनमें मुझे लगता है हांडीवादी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। आलम सरिया कांटा नामक पर्वत कहाँ है, तो दोस्तों ये सब कहाँ हैं, नैनीताल में है। इन चारों तरफ से 7 पर्वतों से घिरी हुई यह नैनीताल की झील है। इस ताल से बालिया नदी का उद्गम हुआ है। दोस्तों एक क्वेश्चन आ चुका है कि बालिया नदी कहाँ से निकलती है। और दोस्तों इस जो ये आपका जो ये ताल है नैनीताल का, जिसको देखने के लिए हम जाते हैं, इसकी जो गहराई है वो 26 मीटर गहराई है। ठीक है, सबसे गहरा ये नहीं है, इससे भी गहरी है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। कुकुर मकरी शैवाल इसमें पाई जाती है। हरे रंग की शैवाल होती है कुकुर मकरी शैवाल, जिसके कारण इसका रंग हरा नीला दिखाई देता है।
और दोस्तों 1841 ईस्वी में सीपी बैरन ने इस स्थान की खोज की थी। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, पीटर बैरन भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, अगली जो झील है दोस्तों वो है नैनीताल। नैनी झील के बाद हम पढ़ेंगे, नैनीताल के बारे में बाद पढ़ेंगे भीमताल। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है दोस्तों। क्षेत्रफल में कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है, गहरा नहीं बड़ा, मैं बड़े की बात कर रहा हूँ। विक्टोरिया झील भी इसे कहा जाता है दोस्तों, इसे विक्टोरिया झील भी कहा जाता है, या ये कह लीजिए विक्टोरिया झील भी यही है। इसका क्षेत्रफल 1674 गुणा 447 मीटर है, मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा और आधा किलोमीटर चौड़ाई है दोस्तों, और इसकी गहराई 26 मीटर है। गहराई बराबर ही है, कोई ज़्यादा नहीं है। और दोस्तों यह जो ताल है भीमताल, बिल्कुल रास्ते में दिखाई देता है, सड़क के किनारे 100 बार हम लोगों ने देख लिया। कमल कड़ी के लिए जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए, कमल कड़ी के लिए यह जाना जाता है। उसके बाद अगला है नौकुचिया झील। 100 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, सरल भी है। नैनीताल के भीमताल के पास में स्थित है, कुमाऊं की सबसे गहरी झील है और इसकी गहराई है दोस्तों 40 मीटर। इसके 9 कोने हैं, जो 9 कोने एक साथ नहीं दिखाई देते हैं, ये मान्यता भी है। पक्षियों के निवास के लिए बड़ी ही उत्तम झील मानी जाती है। उसके बाद अगला है दोस्तों 7 ताल झील। दोस्तों नाम सुन के ऐसा अपने आप लगता है 7 ताल बहुवचन, लेकिन दोस्तों 7 अलग अलग तालों का एक यूनिक नाम है, जिसका नाम है 7 ताल। जैसे आप उधर जाओगे नैनीताल तो आपको बोलेंगे हाँ भाई चलो चलो तो बैठो, आपको 7 ताल घुमा देंगे। तो 7 ताल घुमाने का मतलब आपको 7 जगह बोले जाएंगे। कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ। नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, पन्ना ताल, पूर्ण ताल, लक्ष्मण ताल, राम ताल, सीता ताल। तो दोस्तों ये 7 ताल हैं। अब यहाँ पर एग्ज़ाम में राम ताल, सीता ताल, लक्ष्मण ताल, ये तो एग्ज़ाम में आने से रहे। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट है नल दमयंती ताल। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ 9 जनवरी 2017 को एक कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन हूबहू आ गया था। तो हमारा एक स्टूडेंट पेपर में बैठा था तो नल दमयंती ताल को नचिकेता ताल समझ के उत्तरकाशी लिख दिया। तो गलती मत कीजिएगा, नल दमयंती ताल कहाँ है, 7 ताल नैनीताल के पास में, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों गरुड़ ताल इंपॉर्टेंट है, पन्ना ताल उतना इंपॉर्टेंट, लेकिन पूर्ण ताल इंपॉर्टेंट बन सकता है यहाँ से, ठीक है। अब मैं आपको एक याद दिला दूँ, बचपन की यादें आ जाती है। मैं कक्षा 9 में पढ़ता था, हमारे स्कूल में क्विज प्रोग्राम हुआ तो वहाँ पूछ लिया नल दमयंती ताल कहाँ है। तो 3 मौके मिलते थे एक ग्रुप को आंसर देने के, तो कोई नहीं बता पाया, सब अनुमान, कोई नैनीताल कोई कुछ बोला था, तो मैंने खाली तुक्के में भीमताल बोल दिया। उन दिनों कुछ पता थोड़ा था और वहाँ तालियां बज गई। तो दोस्तों उस समय की बात मैं आपको बता रहा हूँ। AIC सुरईखेत पूरे अल्मोड़ा ज़िले में इस स्कूल की चर्चाएं होती हैं। आप समझ लीजिए कि ये स्कूल अंग्रेज़ों के ज़माने का स्कूल समझ लीजिए, ठीक है। अपनी स्थापना के ये करीब 50 वर्ष पूरे कर चुका है। जब 50 वर्ष हुए थे बीच में अभी, तो हमें बुलाया था वहाँ पे गुरुजनों ने, भले ही अंग्रेज़ों के ज़माने का तो नहीं, लेकिन उस समय जो लोग थे उन्होंने इस स्कूल को बनाया। आज भी प्राइवेट स्कूल है, लेकिन उसकी सैलरी वगैरह सब गवर्नमेंट देती है। आदर्श इंटर कॉलेज सुरईखेत द्वाराहाट के पास में है। और दोस्तों रामकृष्ण मिशन की जो संस्था है स्वामी विवेकानंद की, वो संस्था इस स्कूल को आज भी चलाती है। ऐसे स्कूल से हम पढ़े थे। तो कक्षा 9th में मैं पढ़ता था, तब मुझे ये नल दमयंती ताल हमारे गुरुओं ने एक क्विज प्रोग्राम में बता दिया था। उस समय हमारे लिए सपना था ये सब जानना, लेकिन मुझे आज भी वो याद ताज़ा है, ठीक है। तो उन दिनों पूछा गया था, हमारे स्कूल में क्विज प्रोग्राम होता था हर महीने के एंड में। तो उस समय पूछा था, हमारे गुरुजी ने क्वेश्चन पूछा था कि नल दमयंती ताल कहाँ स्थित है। तो कोई नहीं बता पाया था। मैं एक खाली एक गैस कर दिया कि कोई भीमताल बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, तो मैंने खाली बोल दिया। कोई नैनीताल बोल रहा था, मैं खाली भीमताल बोल दिया और सही आंसर भीमताल को सही दिया गया, क्योंकि 7 ताल जो है भीमताल के पास में स्थित है। उस समय हमारे लिए खाली एक ये तीर में तुक्का था, लेकिन आगे चल के मैंने जब इसको कंपटीशन की बुकों में देखा, मैंने खूब ज़्यादा हाईलाइट करके इसको पढ़ा था। और दोस्तों इंपॉर्टेंट भी है, आ भी गया है एग्जाम में, फिर दोबारा आ सकता है, क्योंकि एकदम से नया नाम नल दमयंती ताल देख के लोग चौंक जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन सरल होते हैं, लेकिन हम लोग गलत कर देते हैं। नैनीताल से आने वाली बालिया नदी के माध्यम से इन तालों
को जो है पानी मिलता है। दोस्तों जो ये 7 ताल है, इनमें जो पानी आता है वो बालिया नदी के माध्यम से आता है और फिर लास्ट में कहाँ चला जाता है, गौला नदी में चला जाता है। खुरपाताल, खुरपाताल दोस्तों नैनीताल कालाढूंगी मार्ग पर स्थित है। उसके बाद कुमाऊं का अगला ताल है दोस्तों द्रोण सागर ताल, सभी को पता है, द्रोणाचार्य से संबंधित काशीपुर में है। गिरिताल काशीपुर में है और यहाँ पर चामुंडा देवी का मंदिर भी है, संतोषी माता का मंदिर भी स्थित है। झिलमिल ताल, झिलमिल ताल चंपावत टनकपुर में है। श्यामला ताल भी चंपावत में है। विवेकानंद आश्रम, अद्वैत आश्रम एक दिन मैंने आपसे पूछा भी था, है ना, तो झूला मेला लगता है यहाँ पर, बड़ा फेमस है, यहाँ पर है। सफ़ेद कमल के लिए फेमस है पूरे उत्तराखंड में ये। और दोस्तों सूखा ताल, नाग ताल, स्वामी ताल ये भी यहीं पर हैं। सुख ताल होगा तो दोस्तों अलग आंसर होगा, यहाँ सूखा ताल की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये कहाँ है, चंपावत में है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तड़ाग ताल, तड़ाग ताल अल्मोड़ा जनपद में चकुटिया के पास में स्थित एक ताल है। तड़ाग ताल की कहानी बड़ी गजब है दोस्तों, मैं देखा हूँ इसको और हमारे इस ग्रुप में चकुटिया के 1-2 स्टूडेंट भी हैं और वो बेहतर जानते हैं इसके बारे में। तड़ाग ताल दोस्तों है क्या कि जो दुनागिरी की पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों से, इस प्रकार से पहाड़ियाँ हैं और उन पहाड़ियों से पूरा जल आता है। तो बरसात में क्या होता है कि चकुटिया के पास में तड़ाग ताल में यह एक बहुत बड़ा स्थान है जो कि पानी से भर जाता है और वहाँ पर एक ताल के रूप में ये जो है विकसित हो जाता है और इसमें गुप्त सुरंगें हैं जो पानी कहाँ जा रहा है पता नहीं चलता है और फाइनली बरसात के बाद धीरे धीरे सर्दी आते हुए पानी सूख जाता है। तो इसको तड़ाग ताल कहा जाता है। वर्तमान में सरकार इसके विकास के लिए काफ़ी योजनाएँ चला रही है, इम्पोर्टेंट है। गढ़वाल की झीलें अगला है दोस्तों, अगर दिखाई नहीं दे रहा हो कोई बात नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ। गढ़वाल की झीलें, गढ़वाल की झीलों में सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे सहस्त्र ताल के बारे में। टिहरी के घुत्तू नामक स्थान पर यह सहस्त्र ताल है। टिहरी में सीधे पूछा जाएगा सहस्त्र ताल कहाँ है, टिहरी में है, घुत्तू नामक स्थान पर। गढ़वाल का सबसे गहरा ताल है यह द्रुपदा की कटार नामक स्थान से बर्फ पिघलने से बना हुआ है। एक स्थान है दोस्तों यहाँ पे, उसको कहते हैं द्रुपदा की कटार। तो वहाँ पर से ऐसा है कि बर्फ पिघल रही है और पानी एक नदी के रूप में पानी निकल रहा है और वहाँ से ये जो है इस ताल के लिए पानी का स्रोत आता है। तो दूसरा ताल है दोस्तों यमताल। सीधे सीधे 1 लाइनर है ये, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो है अगर पूछा जाए कि सहस्त्र ताल कहाँ है, टिहरी में है, घुत्तू नामक स्थान पर। यमताल कहाँ है दोस्तों, तो टिहरी में है, सदैव बर्फ से ढका रहता है। महासर ताल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीडीओ के एग्जाम में 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। महासर ताल कटोरा नुमा 2 तालाब है यहाँ पे और भाई बहन ताल भी इसे कहा जाता है। और दोस्तों यहीं से बाल गंगा नदी का उद्गम हुआ है दोस्तों। बाल गंगा को बाल खिला नदी भी कहा जाता है। मैंने आगे आपको नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ पर आपको समझाऊंगा। कहाँ पर है ये दोस्तों, महासर ताल है टिहरी में, ठीक है। तो कटोरे नुमा 2 ये ताल हैं और टिहरी में यह है। उसके बाद दोस्तों इसलिए भाई बहन ताल भी, बासुकी ताल टिहरी में है। इसका जल लाल रंग का होता है या प्रतीत होता है, वासुकी ताल। फिर दोस्तों मंसूर ताल है, मंसूर ताल टिहरी में है। यह जो मंसूर ताल है दोस्तों राजहंसों के लिए जाना जाता है। राजहंस क्या करता है दोस्तों, राजहंस को कटोरी में अगर आप दूध और पानी दो तो दूध को पी जाएगा और पानी को छोड़ देगा। तो दोस्तों कहा गया है कि इसी ताल से दूध गंगा नदी का उद्गम हुआ था। दूध गंगा नदी भी वहीं है। फिर है दोस्तों अब कहाँ, टिहरी में अप्सरा ताल। बूढ़ा केदार टिहरी में है, इसे अक्षरी ताल भी कहते हैं और ऐसा माना गया है कि स्वर्ग की अप्सराएं इसमें स्नान करती थी। रूपकुंड चमोली में है दोस्तों, इसको रहस्य ताल कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इस बार ग्रुप डी के एग्जाम में भी आया था। रहस्य ताल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आज भी रहस्यपूर्ण तरीके से नर कंकाल मिलते हैं। और उसके बाद इसका एक नाम और है दोस्तों, मिस्ट्री ताल भी इसको कहा जाता है, कंकाली ताल भी कहा जाता है। अब ये कंकाल किसके थे दोस्तों, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। यहाँ भी बता दे रहा हूँ कि रानी बल्पा और यशधवल जो थे, राजा यशधवल और रानी बल्पा 5000 सैनिकों के साथ इस कुंड में समा गए थे आपदा के समय। तो माना जाता है कि ये उनकी जो है कंकाल हैं। होमकुंड दोस्तों, हेमकुंड अलग है, होमकुंड अलग है। कुंड कहो ताल कहो एक ही बात है। तो होमकुंड दोस्तों चमोली में है। नंदा राजजात यात्रा का यह अंतिम पड़ाव होता है दोस्तों, अर्थात कर्णप्रयाग से
कर्णप्रयाग के काशवा नामक स्थान से नंदा राजा यात्रा निकलती है, आपको आगे पढ़ाऊंगा भी, और होम कुंड तक जाती है। तो नंदा राजा यात्रा जब हम पढ़ेंगे तो कर्णप्रयाग के काशवा से होम कुंड तक वो यात्रा जाती है। होम कुंड क्या है? चमोली में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर नंदा राजा यात्रा का अंतिम पड़ाव होता है। अगला है दोस्तों हेमकुंड। हेमकुंड को दोस्तों सिख धर्म में बहुत ही मान्यता है और हिंदू धर्म के लोग भी यहाँ पे जाते हैं। इसको लोकपाल के नाम से भी जाना जाता है। लोकपाल मतलब सर्वे सर्वा। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर तपस्या की थी। यह झील भी 7 पर्वतों से घिरी हुई है, लेकिन दोस्तों उन 7 पर्वतों का कोई यूनिक नाम नहीं है, इसलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लक्ष्मण गंगा नदी का उद्गम यहीं से हुआ है। हमने लक्ष्मण गंगा पढ़ी थी। लक्ष्मण गंगा नदी गोविंद घाट में अलकनंदा से मिलती है। ठीक है। अगला है दोस्तों सतोपंथ ताल। सतोपंथ ताल चमोली में है और हमने पढ़ाया था बद्रीनाथ के पास में यह सतोपंथ ताल है, यहीं से अलकनंदा नदी निकलती थी। ठीक है, आपको मैंने कल बताया था। ब्रह्मा विष्णु महेश ने यहीं तपस्या की थी, ऐसा माना गया है। अलकनंदा नदी का उद्गम यहीं से हुआ है। अगला है दोस्तों सरवदी ताल। गाधी सरोवर भी इसको कहा जाता है। रुद्रप्रयाग में है सरवदी ताल। चौराबाड़ी ताल भी इसको कहा जाता है, कल बताया था मैंने आपको। गांधी जी की अस्थियां यहीं पर बहाई गई थी 1948 में। गांधी जी ने बोला था कि मेरी अस्थियों को यहीं बहाया जाए। चौराबाड़ी ताल भी इसको कहते हैं। यहीं से दोस्तों क्या होता है कि मंदाकिनी नदी का उद्गम हुआ है। कहाँ से? सरवदी ताल या चौराबाड़ी ताल या चौराबाड़ी ग्लेशियर से। ये जो टेम्पल है, टेम्पल के ऊपर है, केदारनाथ टेम्पल के ऊपर। फिर बद्री जो आपका रुद्रप्रयाग मुख्य है वहाँ तक ये नदी आती है, यहाँ पर अलकनंदा में मिल जाती है, कल आपको मैंने बताया था। बिरही ताल दोस्तों हाईकोर्ट क्लर्क के एग्जाम में ये पूछा गया था, बड़ा सरल क्वेश्चन है। बिरही ताल को गोना झील भी कहते हैं। इस झील का निर्माण 1885 ईस्वी में हुआ था। बिरही गंगा नदी के अवरुद्ध हो जाने के कारण ये नदी बनी थी। ये ताल बना था 1970 में, यह स्वयं टूट गया। दरअसल दोस्तों क्या हुआ कि बिरही गंगा नदी इस प्रकार से बहती है। अचानक 1885 ईस्वी में चट्टान का भूस्खलन हुआ, तो इस प्रकार से ये स्थान अवरुद्ध हो गया, रुक गया, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी झील बन गई जिसको बिरही ताल या गोना झील कहा गया। गोना झील इसलिए भी कहा जाता है, गोना नाम का एक गांव है वहाँ पे, तो उसके नाम पे गोना झील इसका पड़ गया। बाद में 1970 में फिर यह बारिश हुई बहुत तेज़, तो यह झील टूट गई और सारा जो है बह गया। वर्तमान में यह झील नहीं है। और ब्रिटिश काल में इसमें नौका भी चलती थी और बड़ी ही दृश्य जो है देखने लायक यह झील थी। अगला है दोस्तों बैनीताल। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा बैनीताल। ये बैनीताल वही है दोस्तों, बाबा मोहन उत्तराखंडी जिसमें शहीद हो गए थे, वही बैनीताल है। यह कहाँ है? चमोली में। अगला ताल है दोस्तों लिंगा ताल है। एग्जाम में पूछा गया था ये ग्रुप 66 के पेपर में। चमोली के फूलों की घाटी के मध्य में बीचों बीच में एक टापू है, वहाँ पर इसको बोलते हैं लिंगा ताल। इसे अछरी ताल भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों मातृका ताल आप देख रहे हैं चमोली में है। नरसिंह ताल चमोली में है। सिद्ध ताल चमोली में है। नचिकेता ताल बहुत इंपॉर्टेंट, नचिकेता ताल उत्तरकाशी में है दोस्तों। उदलक नामक ऋषि थे, उनका बेटा था नचिकेता, उसके नाम पर यह नचिकेता ताल पड़ा है। डोडी ताल उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है। डोडी ताल से हमने कल बताया था कि एक नदी निकलती है जिसका नाम था असीम गंगा। डोडी ताल उत्तरकाशी में है। 6 कोनों वाला ताल है, षटकोणी ताल भी इसको कहा जाता है। यहीं पर बिना जल वाला काड़ा ताल या अंधा ताल भी स्थित है। एक ऐसा ताल है जिसमें कि पानी नहीं है, उसको काड़ा ताल या अंधा ताल कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों केदार ताल है, वेरी इंपॉर्टेंट, कल मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था, ये एग्जाम में पूछा भी गया था। उत्तरकाशी में है। थलैया सागर पर्वत श्रृंखला, जोगिन पर्वत, श्रृंगपंथ पर्वत भी यहीं पर है। एग्जाम में आ जाएगा जोगिन पर्वत कहाँ है या जोगी पर्वत कहाँ है, तो दोस्तों उत्तरकाशी में है, ध्यान दीजिएगा। अगला है सरताल। सरताल उत्तरकाशी में है। ठीक है। रोहिशाड़ा ताल यह भी उत्तरकाशी में है। भरासड़ ताल यह भी उत्तरकाशी में है। फाँच फंडी बयां ताल दोस्तों पटवारी के पेपर में पूछा गया था। फाँच फंडी बयां ताल उत्तरकाशी में है। इसका जल हमेशा उबलता रहता है। अगला है दोस्तों खीड़ा ताल। खीड़ा ताल उत्तरकाशी के हुरी गांव में स्थित है। ठीक है दोस्तों। फिर देवरिया ताल है दोस्तों। देवरिया ताल रुद्रप्रयाग के ऊखी मठ के पास में सारी गांव में स्थित है। चौखंबा पर्वत का प्रतिबिंब इसमें दिखाई देता है दोस्तों। चौखंबा पर्वत जो है वह चमोली और
रुद्रप्रयाग के बॉर्डर पे एक बड़ा सा पर्वत है, चौखंबा पर्वत का जो प्रतिबिंब है इस देवरिया ताल में दिखाई देता है। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बधानी ताल, बधानी ताल रुद्रप्रयाग जिले में है, बधान क्षेत्र में। उसके बाद है दोस्तों भेंकताल, भेंकताल ये अंडाकार है, इस ताल की आकृति अंडे के भांति है, कहाँ है? रुद्रप्रयाग जिले में। उसके बाद दोस्तों ग्लेशियर पढ़ते हैं। ग्लेशियर किसे कहते हैं? ऐसी पहाड़ी जो सदैव बर्फ से ढकी रहती है उसे ग्लेशियर कहा जाता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर दोस्तों वह है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर पूरे उत्तराखंड का, अब गढ़वाल का भी होगा, कुमाऊं का भी। दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है, 30 किलोमीटर लंबा है और 2 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, कहाँ है? उत्तरकाशी में। दूसरे स्थान पर पिंडारी ग्लेशियर का नाम आता है। कैसे आता है अभी पढ़ेंगे। पिंडारी ग्लेशियर की थोड़ा सा कहानी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। पिंडारी ग्लेशियर कुछ इस प्रकार का ग्लेशियर है दोस्तों, यह मुख्यतः तो बागेश्वर में है, लेकिन यह जो ग्लेशियर है यह बागेश्वर के साथ साथ चमोली ज़िले में भी फैला हुआ है और पिथौरागढ़ ज़िले में भी फैला हुआ है। इसकी वजह से यह कुमाऊं, पूर्ण रूप से कुमाऊं में नहीं है। ठीक है, आधा कुमाऊं आधा गढ़वाल में है, लेकिन पूरे उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम कहें दूसरा बड़ा ग्लेशियर तो वह है पिंडारी ग्लेशियर। यह बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली जिले में फैला हुआ है। 30 किलोमीटर यह भी लंबा है, लेकिन चौड़ाई में 2 किलोमीटर नहीं बल्कि केवल 400 मीटर है, थोड़ा सा उससे कम है। ठीक है, चलिए नोट, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम ग्लेशियर है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मिलम ग्लेशियर भले ही पिंडारी ग्लेशियर से छोटा है, लेकिन पूर्ण रूप से कुमाऊं में है। अगर एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो दोस्तों हमारा आंसर होगा मिलम ग्लेशियर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से वैसे हम देखें तो पहले हमारा जो है, अगर 1 2 3 में देखें गंगोत्री, फिर आपका पिंडारी, फिर तीसरे नंबर पर आएगा हमारा मिलम ग्लेशियर। ठीक है, ओके, राज्य में। ठीक, तो पिथौरागढ़ जिले में है आपका मिलम ग्लेशियर। मिलम ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली? हमने आपको बता रखा है, मिलम ग्लेशियर से निकली गौरी गंगा नदी। ठीक है, और पोंटिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली? पूर्वी रामगंगा नदी। मिलम ग्लेशियर का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो 16 किलोमीटर लंबा है, यानी 1.6 किलोमीटर, सॉरी ये गलत होगा दोस्तों, हाँ ठीक है 16 किलोमीटर, ठीक है, और गुणा 200 मीटर। 16 किलोमीटर लंबी है और 200 मीटर जो है ये चौड़ा है। ठीक है, कौन? मिलम ग्लेशियर। इसके अतिरिक्त राज्य में और भी कई ग्लेशियर हैं जिनसे कई नदियों का उद्गम होता है। जैसे पिथौरागढ़ के ग्लेशियर पढ़ेंगे कुछ दोस्तों। हमने 3 ग्लेशियर पहले इंपॉर्टेंट इसलिए बताया क्योंकि वो दोस्तों अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पिथौरागढ़ के ग्लेशियर हैं दोस्तों मिलम ग्लेशियर, काली ग्लेशियर, नाबिक ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर, पिनौरा ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, पोंटिंग ग्लेशियर। आपको डायरेक्ट एग्जाम में हीरामणि ग्लेशियर कहाँ है ऐसे भी पूछा जा सकता है। फिर अगला है दोस्तों बागेश्वर के ग्लेशियर, सुखराम ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, मैगतौली ग्लेशियर और सुंदर ढूंगा ग्लेशियर। उसके बाद उत्तरकाशी के ग्लेशियर हैं दोस्तों। उत्तरकाशी का जो ग्लेशियर है वो कीर्ति ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगोत्री ग्लेशियर, डोरियानी ग्लेशियर, बंदरपूंछ ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर। वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन कीर्ति ग्लेशियर कहाँ है आया भी था लास्ट टाइम एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है। रुद्रप्रयाग में भी कुछ ग्लेशियर हैं दोस्तों, चौराबाड़ी ग्लेशियर और केदारनाथ ग्लेशियर, दोनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चमोली में दोस्तों हिबराबामक, कहीं कहीं तिबराबामक लिखा होता है, हिबराबामक ग्लेशियर, संतोपंथ ग्लेशियर, भागीरथी ग्लेशियर। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भागीरथी ग्लेशियर कहाँ है और तुम लगा दोगे उत्तरकाशी, लेकिन सही आंसर होगा चमोली जिले में। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अब मैं आपको बता रहा हूँ नदी तंत्र, झीलें और ग्लेशियर भी हमने पढ़ लिया। अब जो कल मैं आपको पढ़ाऊँगा, अभी बता दे रहा हूँ, मैं आपको जनपद वाइज, जिला वाइज पढ़ाऊँगा कल से। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, नमस्कार।